हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में मैंने बात किया था द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ के बारे में, जो क्लास 9th का टॉपिक कंटिन्यू हो रहा था, जिसमें आप सेल स्ट्रक्चर की स्टडी कर रहे थे। और सेल स्ट्रक्चर में मैंने सेल बाउंड्री को पढ़ा था। उसके बाद उसके इनर कंटेंट के बारे में स्टडी कर रहे थे, डेट इज सेल ऑर्गेनेलीज के बारे में। सेल ऑर्गेनेलीज में आपने इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की स्टडी किया था, और आज हम स्टडी करने के लिए जा रहे हैं गोल्जी बॉडी के बारे में। वैसे तो गोल्जी बॉडी सबसे पहले ऑब्जर्व किया था कैमिलो गोल्जी साहब ने। कैमिलो गोल्जी साहब ने 1898 में ऑब्जर्व किया नर्व सेल्स पे, ऑब्जर्व इन द नर्व सेल्स ऑफ आउल। अब इन्होंने जो ऑब्जर्व किया था, जो स्ट्रक्चर को इन्होंने देखा था माइक्रोस्कोप पे, उस स्ट्रक्चर को मैं अभी ड्रॉ करने जा रहा हूँ। उसके बाद आप यहीं से स्ट्रक्चर की स्टडी करेंगे। सबसे पहले इधर स्ट्रक्चर है, उधर फंक्शन होगा। ये सेल की मेम्ब्रेन, और इसी मेम्ब्रेन पर जेली लाइक सब्सटेंस साइटोप्लाज्म होता है, और इसी साइटोप्लाज्म के अंदर में अलग अलग सेल ऑर्गेनेलीज होते हैं। ये बात आपको पता है। इससे पहले मैंने न्यूक्लियस और इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को बनाया है। आज वो बना नहीं रहा हूँ, लेकिन वो है। हाँ, अब गोल्जी बॉडी की स्ट्रक्चर को देखिए। सिस्टर्नी, ये जो बन रहा है ये सिस्टर्नी कहलाता है, और ये सैक के फॉर्म में प्रेजेंट होता है, या यूँ कहें कि पैरेलली अरेंज्ड होता है। हर वो सिस्टर्नी पैरेलली अरेंज्ड है, एक के ऊपर पे एक। ये हर एक पार्ट सिस्टर्नी कहलाता है, और ये सिस्टर्नी पैरेलली अरेंज्ड है। इसी के ऊपर पे एक ट्यूब लाइक जो ब्रांच्ड के फॉर्म में स्ट्रक्चर होते हैं वो प्रेजेंट होता है कुछ इस तरीके से। और यहाँ पर ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, और इसी से जुड़ा हुआ होता है एक वैक्यूल्स, वेसाइकल्स के फॉर्म में एक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है। इसे वेसाइकल्स कहा जाता है। ये सभी कंपोनेंट गोल्जी बॉडी का ही है, या आप यूँ कहें कि गोल्जी कॉम्प्लेक्स भी कह सकते हैं। फर्स्ट वाले को मैंने कहा है वेसाइकल्स है, और जो दूसरा स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं वो टिब्यूल्स है। वो टिब्यूल्स है जो ब्रांच्ड फॉर्म में पाया जाता है। और जो मोस्ट इम्पोर्टेंट स्ट्रक्चर है डेट इज सिस्टर्नी। वैसे तो आपकी एनसीईआरटी से सिस्टर्नी बोल के ही छोड़ दी है, लेकिन स्ट्रक्चर में जब आप स्टडी करेंगे तो टिब्यूल्स भी होता है, वेसाइकल्स भी होता है। और ये सिस्टर्नी जो पैरेलली अरेंज्ड होता है। इस तरीके से ये गोल्जी बॉडी की स्ट्रक्चर डिज़ाइन होती है। सबसे पहले सिस्टर्नी के ऊपर पे टिब्यूल्स, और यहाँ से वेसाइकल्स फॉर्म होता है। अब इसके फंक्शंस की अगर मैं स्टडी करूँ, वैसे तो फंक्शन को बहुत डिटेल में स्टडी किया जाता है, लेकिन क्लास 9th में एनसीईआरटी ज़्यादा बात नहीं करती, इस वजह से मैं यहाँ पे ज़्यादा डिस्कस भी नहीं करूँगा। पढ़ने को तो बेटा इसमें बहुत सारी चीज़ है, लेकिन चीज़ों को कंसाइज किया जा रहा है आपके हिसाब से। पहला फंक्शन तो ये मॉडिफिकेशन का काम करती है। ये क्या कह रहा हूँ उसके ध्यान से सुनिएगा। इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की जब आप स्टडी कर रहे थे, उसमें आपने देखा कि स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम लिपिड का फॉर्मेशन कर रही थी, जबकि रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रोटीन का फॉर्मेशन कर रही थी। लेकिन आज ये लिपिड और प्रोटीन अपने आप में अनस्टेबल है। स्टेबिलिटी लाने के लिए ये गोल्जी बॉडी के पास आई है, मॉडिफाई होना है। मॉडिफाई किस तरीके से होता है ये देख लीजिए। ये रहा आपका लिपिड, और लिपिड में ग्लूकोज का मॉलिक्यूल ऐड होता है गोल्जी बॉडी में, और ये बन जाता है ग्लाइकोलिपिड। क्या कहा?
ग्लाइकोलिपिड। अरे नाम से ही क्लियर है, लिपिड में ग्लूकोज जुड़ा है। ग्लाइको का मतलब ग्लूकोज, लिपिड का मतलब फैट, या आप लिपिड ही कह सकते हैं। लिपिड में आज ग्लूकोज का मॉलिक्यूल ऐड हुआ है। उसी तरीके से अगर प्रोटीन का फॉर्मेशन होता है तो प्रोटीन में भी आज ग्लूकोज का मॉलिक्यूल ऐड हो रहा है, और ऐसे मॉलिक्यूल ग्लाइकोप्रोटीन कहलाता है। नाम से ही क्लियर है, ग्लाइको का मतलब ग्लूकोज और प्रोटीन तो प्रोटीन ही है। तो इस तरीके से आपने देखा कि ये मॉडिफिकेशन का काम कर रही है। जो फर्स्ट फंक्शन हो गया ये मॉडिफिकेशन, और फिर नेक्स्ट इसका एक और काम है, वो है स्टोरेज का। इसके अंदर में जैसे ग्लूकोज ग्लाइकोजन के फॉर्म में स्टोरेज रहता है, और एक फंक्शन ये भी है, ये फॉर्म करती है कॉम्प्लेक्स शुगर। किससे? तो फ्रॉम सिंपल शुगर। अरे सीधी बात है, मॉडिफिकेशन ही हो रहे हैं। सिंपल शुगर से कॉम्प्लेक्स शुगर का फॉर्मेशन होता है। और जो फोर्थ, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ये एक बहुत बड़ा रोल परफॉर्म करता है लाइसोसोम्स के फॉर्मेशन में। फॉर्मेशन ऑफ लाइसोसोम्स। अब अगर बात यहाँ तक आ ही गई है, क्यों ना अभी हम हाथ के साथ लाइसोसोम्स की भी स्टडी करेंगे। लेकिन सबसे पहले आप इनके स्ट्रक्चर को देखिए। ये सेल मेम्ब्रेन में साइटोप्लाज्म, और साइटोप्लाज्म में सिस्टर्नी के ऊपर पे टिब्यूल्स, और फिर उसके ऊपर पे वेसिकल्स। ये तीनों मिल करके बनाया है क्या? गोल्जी बॉडी। इस सारे पार्ट को इंक्लूड करके कहलाता है गोल्जी बॉडी। अब अगर बात यहाँ तक आ ही गई है इनके फंक्शन को लेकर के, तो पहला फंक्शन तो इनका मॉडिफिकेशन का है, देन फिर स्टोरेज, और फिर कॉम्प्लेक्स शुगर बनाती है सिंपल शुगर से। उसके बाद लाइसोसोम्स का फॉर्मेशन भी यही करता है। अब अगर लाइसोसोम्स के बारे में बात हुई है तो क्यों ना एक बार लाइसोसोम्स की स्टडी हो जाए। लाइसोसोम्स बेसिकली मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर है, और इसके अंदर में डाइजेस्टिव एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं, जिसकी वजह से ये कॉम्प्लेक्स, ये जो वेस्ट मटेरियल है वो उसे डिकम्पोज कर देती है। जो नेक्स्ट आपका टॉपिक है वो है लाइसोसोम्स। लाइसोसोम्स मैंने कहा है कि ये मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर होती है। आप सबसे पहले स्ट्रक्चर को देखिए और उसके बाद फिर इसके बेसिक फीचर्स को। मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर, और इसी स्ट्रक्चर में अलग अलग डाइजेस्टिव एंजाइम्स प्रेजेंट होता है। और उसी तरीके से मैंने अलग कलर से इसलिए बनाया क्योंकि इसमें डाइजेस्टिव एंजाइम्स में अलग अलग पार्ट्स भी होते हैं। वैसे तो ये मेम्ब्रेन है, किसकी? मेम्ब्रेन ऑफ लाइसोसोम्स। और यहाँ पर प्रेजेंट डाइजेस्टिव एंजाइम। मैंने मेम्ब्रेन बोल करके ये बात को क्लियर किया है कि प्रोकैरियोटिक सेल्स में लाइसोसोम्स एब्सेंट। डाइजेस्टिव एंजाइम में देख लीजिए, एक तो लाइपेज, और फिर प्रोटीएज, और उसी के साथ न्यूक्लिएज। एंजाइम में जहाँ भी एज आता है वो ब्रेक करने का काम करता है। इसका मतलब वो टूटा है या तोड़ता है। ये LIP से मतलब लिपिड को तोड़ने वाली एंजाइम है। प्रोटीन, PROT, प्रोटीन, ये डिनोट कर रहा है कि प्रोटीन को तोड़ने वाली एंजाइम है। और न्यूक्लियस, आपने न्यूक्लियस जब पढ़ रहे थे उसमें DNA की बात हुई थी, और DNA से RNA भी बनता है, वो इसे भी ब्रेक करता है। ये बात अपनी हो गई लाइसोसोम्स के स्ट्रक्चर को लेकर के। अगर फंक्शंस की बात करें तो जिस तरीके से हमारे बॉडी में एक्सक्रीटरी सिस्टम है, जो बॉडी का बेस्ट मेटाबॉलिक प्रोडक्ट्स हैं, दैट इज नाइट्रोजनस वेस्ट की अगर बात करें,
जैसे एमोनिया, और अगर कुछ साल्ट्स की बात करें जो स्वीट के फॉर्म में निकल रहा है, और फिर नाइट्रोजनस वेस्ट यूरिन के फॉर्म में निकलता है हमारी एक्सक्रीटरी सिस्टम से। उसी तरीके से आज सेल के पास भी एक ऐसी मैकेनिज़्म है जिसे वो वेस्ट प्रोडक्ट्स को अपने सेल से रिमूव करती है, और यही है वो लाइसोसोम्स, जिसे वेस्ट मटेरियल के रिमूवल के लिए रखा गया है, लाइसोसोम्स। और एक जो इम्पोर्टेंट बात जो आपसे पूछी जाती है कि इसे सुसाइडल बैग क्यों कहते हैं। सुसाइडल बैग कहने का मतलब केवल इतना सा है कि जब भी सेल की अगर कोई मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ में डिस्टरबेंस होता है, या फिर सेल डैमेज करती है, या फिर सेल स्टारवेशन कंडीशन में होता है, तो आज ये लाइसोसोम्स ही सेल के अदर ऑर्गेनेलीज को डाइजेस्ट करके वेस्ट उसे डिकम्पोज कर देता है। कहीं ना कहीं सेल अपने आप को खुद से ही ख़त्म कर रहा है, इस वजह से इसे सुसाइड कहा जाएगा। और अगर ऐसा है तो इसे सुसाइडल बैग नाम भी दिया जाता है। सुसाइडल बैग कहलाता है वो इसलिए क्योंकि डाइजेस्टिव एंजाइम और डाइजेस्टिव एंजाइम खुद ही अपने सेल को डिकम्पोज कर लेती है। ये बात अपने हो गई आपको लाइसोसोम्स को लेकर के कि लाइसोसोम्स एक तो मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर है, ये आपको याद रखना है। इसमें डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं। अगर कोई पूछ ले कौन सा एंजाइम तो बोल दीजिएगा लाइपेज, प्रोटीएज और न्यूक्लियस। और तीसरी चीज़, इसे सुसाइडल बैग क्यों कहा जाता है, क्योंकि जब सेल की मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ में कोई डिस्टर्बेंस हो गया, या फिर सेल कोई किसी कारण से डैमेज कर गई, या सेल स्टारवेशन कंडीशन में है, तो वैसे केस में लाइसोसोम्स अपने ही ऑर्गेनेलीज को, वो अपना ऑर्गेनेलीज कौन है, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी बॉडी, प्लास्टिड, क्लोरोप्लास्ट, माइटोकॉन्ड्रिया, ये सब इसी सेल का ऑर्गेनेलीज है। वो इसे ही डाइजेस्ट कर जाता है और सेल को फाइनली डेड या ख़त्म कर देता है। इस तरीके से आप देख रहे हैं कि लाइसोसोम्स खुद ही अपने सेल ऑर्गेनेलीज को मार रही है, और इस वजह से इसे सुसाइडल बैग कहा जाता है। अगले क्लास में आप स्टडी करेंगे माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड और वैक्यूल्स के बारे में। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।